ओके बच्चों, ये एलपीएस का लास्ट ईयर का पेपर सॉल्व करवाया जा रहा है फर्स्ट टर्म का, तो इससे आपको काफी गेस मिल जाएगा कि आने वाला पेपर जो कल है वो कैसा होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपको दिखाई पड़ रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म डेटा एब्स्ट्रैक्शन। कोशिश करें पूरा फोकस यहाँ बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंट कर लीजिए। तो यहाँ पे डेटा एब्स्ट्रैक्शन का मतलब है इट इज अ वे टू रिप्रेजेंट ओनली एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग इट्स बैकग्राउंड डिटेल, यानी कि जो हमारे लिए जरूरी चीजें हैं किसी ऑब्जेक्ट के बारे में जानने की, वो खाली हमें पता हो, और उसकी बैकग्राउंड डिटेल में क्या क्या हो रहा है वो हमें नहीं बताया गया, कोई दिक्कत नहीं, उसको छुपाया जाता है। जैसे कि हमने आपको बताया कि मोबाइल कौन सी बटन क्या काम करती है, खाली इतना हमें मालूम है मोबाइल एक ऑब्जेक्ट है, और उसको कैसे ऑन किया जाता है, कैसे ऑफ किया जाता है, ये सब हमें मालूम होना चाहिए। लेकिन उसकी बैकग्राउंड डिटेल वो कैसे कनेक्शन कर लेता है कि हम यहाँ पे जिसको नंबर मिला रहे हैं वो मिला ले रहा है, उस बैकग्राउंड डिटेल को छुपाया जाता है, इसी को डेटा एब्स्ट्रैक्शन कहा जाता है। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज जेवीएम। जेवीएम मतलब जावा वर्चुअल मशीन। तो यहाँ पर कुछ चीजें हमें दिखानी भी पड़ेंगी आपको, और अगर आप लोग बोलोगे नहीं या हमें बार बार टोकना नहीं पड़ेगा तो मैं जल्दी जल्दी ये सारी चीजें कवर कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, क्वेश्चन था हमारा व्हाट इज जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन। बहुत शॉर्टकट में समझेंगे इस चीज को जल्दी से। जैसे कि जब आप प्रोग्राम बनाते हो, ये आगे 10 तक का काम आएगा। जब आप प्रोग्राम बनाते हो तो ये एक है आपकी प्रोग्रामिंग विंडो, ब्लूजे वाली प्रोग्रामिंग विंडो है। इसमें आपने प्रोग्राम लिखा, ये प्रोग्राम लिख दिया, चाहे फैक्टोरियल वैल्यू का चाहे प्राइम नंबर का। फिर यहां से आप जब आपने प्रोग्राम लिख दिया और प्रोग्राम को क्या कराया, कंपाइल कराया। कंपाइल कराया, तो प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए आपके पीछे कौन सा वर्क कर रहा होता है उसको बताना चाह रहा हूं। तो जावा का कंपाइलर होता है आपका जावा सी, जावा सी जवैक। ये जावा का कंपाइलर होता है जो आपके प्रोग्राम को कंपाइल करता है। और कंपाइल करने का उद्देश्य क्या होता है कि आपके कोड को मशीन कोड में, क्योंकि कंप्यूटर तो मशीन कोड ही जानता है ना। ओके, तो हमारा यहाँ पर एक नया कोड तैयार होगा कंपाइल होने के बाद। थोड़ा सा जल्दी से समझ लेंगे बच्चों, बिल्कुल बिना बोले, क्योंकि दिमाग यही होना चाहिए। तो आपका ये कोड जो था ये एक नए कोड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इस नए कोड को हम लोग यहाँ पे बोल रहे हैं ये हमारा सोर्स कोड है। अगर हाथ भी चला लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वैसे वीडियो में तो है ही खैर। और उसके बाद ये हमारा जो नया कोड बना इसी को हम लोग बाइट कोड कह रहे हैं, बाइट कोड, बाइट कोड बना, ठीक है। बाइट कोड एक ऐसा कोड है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म मतलब विंडोज का प्लेटफॉर्म हो या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम हो या कोई डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम हो, या बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ना, या एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम हो, तो बाइट कोड हर मशीन द्वारा, मशीन मतलब कंप्यूटर, हर मशीन द्वारा पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है। तो इसलिए ये जावा का प्रोग्राम बाइट कोड में कन्वर्ट होता है। फिर इस बाइट कोड को अलग अलग मशीन अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा यहां पर मशीन कोड में चेंज करती हैं, मशीन कोड। और इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड भी कह देते हैं। ये एमसीक्यू में काम आएगा, कोड। और ये जो प्रोसेस हुई ये इंटरप्रेटिंग, इंटरप्रेटिंग इंटरप्रेटिंग प्रोसेस हुई। इसमें क्या हुआ, ये बाइट कोड आपका मशीन कोड में कन्वर्ट हो गया।
तो इस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए हमारा इंटरप्रेटर होता है जेवीएम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन। तो जो भी बाइट कोड है जेवीएम के मदद से ये इंटरप्रेटिंग होता है और आपका मशीन कोड या ऑब्जेक्ट कोड में बदल जाता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज जेवीएम? तो जेवीएम इज अ इंटरप्रेटर ऑफ जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच कन्वर्ट बाइनरी कोड इनटू मशीन कोड। बस दैट्स ऑल, इतना ही है। समझ गए होंगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द यूज ऑफ कीवर्ड इंपोर्ट? हाँ, इंपोर्ट कीवर्ड इज यूज टू इंक्लूड लाइब्रेरी फाइल्स इन आर प्रोग्राम। लाइब्रेरी फाइल्स कौन सी है? जैसे यूटिल लाइब्रेरी फाइल्स कह लीजिए या उसको पैकेज कह लीजिए, पैकेज। किसी भी जावा के पैकेज को अपने प्रोग्राम में इंपोर्ट करने, इंक्लूड करने के लिए हम लोग इंपोर्ट कीवर्ड का यूज करते हैं। हाथ भी चलाते रहो, एक लोग पता नहीं कैसे क्या कर रहे हो। तो अब जैसे कि यूटिल पैकेज, लाइब्रेरी पैकेज, लाइब्रेरी क्लासेस कह लो या सिर्फ पैकेज कह लो, तो ये आपका इंपोर्ट कीवर्ड करता है कि जैसे यूटिल पैकेज के अंदर स्कैनर वाली लाइन होती है या sc.next होता है, तो ये हमें अपने प्रोग्राम में यूज करना है, तो इसलिए हमें यूटिल पैकेज को अपने प्रोग्राम में लाना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो ये किसके लिए कौन करवाता है? इंपोर्ट कीवर्ड करवाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द प्रिमिटिव डेटा टाइप इन जावा। प्रिमिटिव का मतलब 8 हैं। ठीक, मैं सिक्वेंसली बता रहा हूं। सबसे पहले बुलियन, वो आपको टेबल एक लिखवाएगी ना, बुलियन सबसे छोटा होता है, स्मॉलेस्ट। अगर जावा में पूछ दिया जाए स्मॉलेस्ट डेटा टाइप, तो बुलियन लगाना। तो बुलियन, उसके बाद बाइट, और फिर कैर, फिर शॉर्ट, फिर आईएनटी, फ्लोट, लॉन्ग, डबल। ये आपके 8 हो गए प्रिमिटिव डेटा टाइप। उसके बाद why is the class called an object factory? क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है, क्यों? तो आप यहां पे कह सकते, बाकी आपने याद किया, वो डेफिनेशन तो लिखनी पड़ेगी जो भी उसमें दी गई है, हम अपने शब्दों में बता दे रहे हैं। बिकॉज अ क्लास है मैनी ऑब्जेक्ट, एक क्लास के कई सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं। इन क्लास यू कैन मेक अ मैनी ऑब्जेक्ट, बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसीलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है। सिंपल वर्डों में भाई, एक फैक्ट्री में बहुत सारे टॉय बनाए जाते हैं, इसलिए तो उसको फैक्ट्री कहा जा रहा है, टॉय फैक्ट्री। तो क्लास के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट बनाए जा सकते हैं, इसलिए क्लास को ऑब्जेक्ट फैक्ट्री कहा जाता है। बाकी आप देखिए थ्योरी सब ऐप पे अवेलेबल है। डिफरेंस बिटवीन कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर, देखो फिर से ये क्वेश्चन आ गया। ठीक, तो कंपाइलर पेज बाय पेज पढ़ता है, यानी एक पेज पूरा पढ़ा और बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया, फिर दूसरा पेज पढ़ा, बाइट कोड में कन्वर्ट कर दिया। और बाइट कोड में जब कन्वर्ट हो गया, तो इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन, यानी एक लाइन पढ़ा मशीन कोड में कन्वर्ट किया, फिर एक लाइन पढ़ा फिर मशीन कोड में कन्वर्ट। तो इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन पढ़ता है और रीड करता है कोड को, और कंपाइलर पेज बाय पेज पढ़ता है। ठीक है। दूसरा, कंपाइलर फास्ट है, क्योंकि वो एक पेज को एक बार में ही पढ़ लेता है, और इंटरप्रेटर स्लो है। बस ये आप कह सकते हो। उसके बाद व्हाट इज द रोल ऑफ कीवर्ड वॉइड इन डिक्लेयरिंग फंक्शन? अब इसमें आप बताओगे, व्हेन वी डिक्लेयर अ फंक्शन एंड यूज void keyword, then this means the function cannot return any type of value। कोई भी फंक्शन बनाया जाता है, वो काम करने के लिए बनाया जाता है, कुछ ना कुछ काम करने के, चाहे वो प्राइम नंबर का प्रोग्राम बनाने के लिए बनाया जा रहा हो, चाहे फैक्टोरियल वैल्यू का। और वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो रिटर्न 1 करें या रिटर्न 0। वो फैक्टोरियल वैल्यू है तो फैक्टोरियल वैल्यू रिटर्न कर दें। इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम हो सकते हैं। तो किसी फंक्शन में जो भी कोड बनाया गया है, अगर आप चाहते हो वो कोड का रिजल्ट उसी फंक्शन में रहे, उस फंक्शन से बाहर ना जाए, तो हम लोग वॉइड यूज करते हैं। अगर वो कोड बाहर जाए, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पर रिटर्न टाइप यूज करेंगे। जैसे कि इंटीजर वैल्यू रिटर्न हो रही तो आईएनटी लिखेंगे, फ्लोट वैल्यू रिटर्न हो रही तो फ्लोट लिखेंगे, डबल वैल्यू रिटर्न हो रही तो डबल। कहां पर लिखने पाते हो? जब आप लिखते हो पब्लिक वॉइड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो वॉइड का मतलब है वो मेन फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, वॉइड मतलब नो रिटर्न वैल्यू, बस। और अगर हम आईएनटी पब्लिक स्टैटिक आईएनटी मेन कर दें, तो इसका मतलब वो मेन फंक्शन वैल्यू रिटर्न करके कहीं और भेजेगा, बस इतना ही है। तो फंक्शन डज नॉट रिटर्न वैल्यू, वॉइड का मतलब फंक्शन
डज नॉट रिटर्न वैल्यू। उसके बाद व्हाट इज द यूज ऑफ कीवर्ड न्यू? न्यू कीवर्ड, तो न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एनी ऑब्जेक्ट। न्यू कीवर्ड इज यूज टू एलोकेट मेमोरी फॉर एनी ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल के रूप में, या एग्जाम्पल ग्रुप में आप कह सकते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप के होते हैं। देखो प्रिमिटिव डेटा टाइप अलग हो गया, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप में क्या आता है? एरे आता है, स्ट्रिंग आता है, एरे स्ट्रिंग, और क्लास का ऑब्जेक्ट। क्लास का ऑब्जेक्ट, तो क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो न्यू लगाना पड़ेगा, एरे डिक्लेयर करोगे तो न्यू लगाना पड़ेगा, और स्ट्रिंग डिक्लेयर करोगे तो न्यू लगाना पड़ेगा। तो न्यू जहां जहां लगता है वो सब नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होते हैं। और न्यू का काम क्या है? उन नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि एरे, स्ट्रिंग और ऑब्जेक्ट, उनके लिए मेमोरी एलोकेट करना कि कितनी मेमोरी चाहिए। न्यू कीवर्ड मेमोरी एलोकेट करता है। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय टाइप कन्वर्जन? तो हाँ, टाइप कन्वर्जन का मतलब हो गया टू कन्वर्ट वन डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। और ये दो तरीके के होते हैं, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट। इम्प्लिसिट में अपने आप कन्वर्ट होता है लोअर टू हायर, अपने आप, और एक्सप्लिसिट में फोर्सली कन्वर्ट करना होता है हायर टू लोअर। देखना सब मिल जाएगा। उसके बाद व्हाट इज एन ऑपरेटर? तो ऑपरेटर आर द सिंबल्स विच which convey a special meaning to the Java compiler. Operator are the symbol, जैसे प्लस माइनस इंटू डिवाइड, ये क्या है? सब सिंबल हैं which convey the special meaning। स्पेशल मीनिंग है, जैसे कि प्लस जो है अर्थमेटिक करता है, या लेस देन जो है छोटा बड़ा चेक करता है, छोटा चेक करता है। तो विच कन्वे स्पेशल मीनिंग टू द जावा कंपाइलर, सिंपल। उसके बाद व्हाट आर द टाइप ऑफ कास्टिंग सोन बाय द फॉलोइंग? अच्छा देखो, अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है जिसमें पूछा गया कि इसमें कौन सी टाइप कास्टिंग हो रही है। तो ये दिखाई नहीं पड़ रहा होगा तो मैं अलग से लिखे दे रहा हूं, कैर डी इज इक्वल टू कैर 120। ये जब टाइप कास्टिंग की बात आएगी तो उसमें एग्जांपल भी लिखना होता है, तो यही वाले एग्जांपल देख लो, लिख देना। और यहां पे है INT x इज इक्वल टू t। तो ये वाली टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट है, और ये वाली इम्प्लिसिट है। ये कैरेक्टर स्टोर करा रहा है ना, जैसे ए स्टोर करा सकते थे, बी स्टोर करा सकते थे, जैसे टी स्टोर करा दिया। अब जरा देख लो जल्दी, कहा गया था कि एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग में फोर्सली बड़ा डेटा टाइप छोटे डेटा टाइप में कन्वर्ट होता है। तो देखो यहां पर ये 120 क्या है? इंटीजर है, और इसको कन्वर्ट किस में कर रहे हैं? कैर में, और ये कैरेक्टर वेरिएबल बन जाएगा। अब यहां पर अगर 120 ना लिखते, हम थोड़ा सा आपको जानकारी देने के लिए यहां पे 65 लिखते, तो 65 आपका कैपिटल ए का स्काई कोड होता है, कैपिटल ए का स्काई कोड 65 होता है। तो अगर हमने यहाँ 65 लिखा होता तो अपने आप ये कैपिटल ए कन्वर्ट होकर सी में स्टोर हो जाता, कैपिटल ए कन्वर्ट होकर सी में स्टोर हो जाता। अब एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग का कोई भी एग्जांपल होगा उसमें टाइप कास्टिंग ऑपरेटर जरूर यूज होगा। ये पहचान है, पहचानोगे कैसे? तो अगर गोल वाले ब्रैकेट में कोई डेटा टाइप कहीं मिल जाए तो समझ जाओ एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग हो रही है, चाहे किसी में कन्वर्ट हो रहा हो। गोल वाले ब्रैकेट में, पैरेंथेसिस ब्रैकेट में अगर कोई भी डेटा टाइप मिल जाए तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू इस डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। और इम्प्लिसिट में अपने आप होता है लोअर टू हायर। तो कैरेक्टर क्या होता है? लोअर 2 बाइट लेता है, और इंटीजर कैसा होता है? 4 बाइट हायर होता है। तो लोअर डेटा टाइप अपने आप ऑटोमेटिकली हायर डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाते हैं। एग्जांपल, यहां पर टी अपने आस्काई कोड में कन्वर्ट होकर एक्स में स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहां पे भी एग्जांपल चेंज कर रहा हूं, जैसे यहां पर एग्जांपल होता है कैपिटल ए, यहाँ पे एग्जांपल होता है कैपिटल ए, तो कैपिटल ए का स्काई कोड अभी अभी आपने पढ़ा। तो ये अपने आप एक्स में जब स्टोर होता है तो 65 के रूप में स्टोर होता है। बस ये इम्प्लिसिट है, एक्सप्लिसिट है, ये इम्प्लिसिट हो गई। हाँ, हायर टू लोअर, वो एक्सप्लिसिट में ये कैपेसिटी वैसे तो हायर टू लोअर है,
लेकिन वो किसी में भी कन्वर्ट करा सकता है, लोअर टू हायर भी कन्वर्ट करा सकता है एक्सप्लिसिट, लेकिन इम्प्लिसिट सिर्फ लोअर से हायर ही कन्वर्ट होता है बस, और वो भी ऑटोमेटिकली, क्योंकि ये फोर्सली कन्वर्ट कराता है, तो चाहे छोटे में कन्वर्ट कराओ चाहे बड़े में कन्वर्ट कराओ। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आपने समझ लिए होंगे, और अच्छी बात है, आस्काई कोड भी कोई चीज होती है आपने देख लिया। आस्काई कोड यूनिकोड का ही पार्ट है, यूनिकोड के अंदर ही आस्काई कोड आता है, इसलिए आस्काई कोड हम लोग जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं, वरना वो यूनिकोड। जावा कौन सा कैरेक्टर सेट यूज करता है? यूनिकोड। एमसीक्यू का क्वेश्चन है, आस्काई कोड ना लगा देना बच्चों। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे, पेपर बड़ा है आपका, बातें नहीं करो। आइडेंटिफाई द लिटरल्स लिस्टेड बिलो। तो ऐसे हाँ, तो यहाँ पे पॉइंट वाली वैल्यू है, तो ये फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल हो गया, या फ्लोट लिटरल सीधे सीधे लिख सकते हो। और डबल फ्लोट एक ही चीज है, तो फ्लोट कहा जाता है, डबल नहीं कहा जाता, डबल लिटरल नहीं कहा जाता, फ्लोटिंग पॉइंट लिटरल या फ्लोट लिटरल। और ये कैरेक्टर लिटरल है, सिंगल कोट्स में कोई एबीसीडी मिल जाए, या हम कह रहे हैं डिजिट भी मिल जाए, अगर वो सिंगल कोट्स में, तो उसको कंप्यूटर कैरेक्टर मानेगा। तो ये कैरेक्टर हो गया, ये फ्लोटिंग फ्लोट हो गया, ये ऐसे लिख दो, ये फ्लोट है, ये कैर है, और ये बुलियन है, बुलियन लिटरल, और ये आपका स्ट्रिंग। डबल कोट्स लगा है ना, सुन लोगे उसी से बहुत बड़ा फायदा हो गया। डबल कोट्स लगा, स्ट्रिंग है, फॉल्स ट्रू लिखा है, बुलियन है, सिंगल कोट्स है, कैर है, और ये पॉइंट में वैल्यू है तो फ्लोटिंग है, फ्लोट है। आगे देखिए, देखो ये सब फ्री के नंबर हैं, इसमें सिर्फ जानकारी होनी चाहिए। अब ये देखो, राइट जावा एक्सप्रेशन, कोई भी पेपर इसके बिना बन ही नहीं सकता, यानी ये जावा एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करने का आपका मिलना ही मिलना है। राइट जावा एक्सप्रेशन का मतलब मैथ में कोई फॉर्मूला है, उसको अगर जावा प्रोग्राम में यूज करना है तो कैसे लिखोगे, क्योंकि मैथ में तो डिवाइड का साइन लगा देते हो, लेकिन उसमें जावा में स्लैश का साइन होता है। मैथ में कोई चीज मल्टीप्लाई करानी है तो कुछ नहीं लिखा है साइन, तो इसका मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहा है। सुनना बहुत जरूरी है, मैथ में दो चीजों की मल्टीप्लाई कराना है, तो अगर कोई साइन नहीं लगाया है तब भी वो मल्टीप्लाई समझता है, कंप्यूटर मतलब मैथ। और जावा में मल्टीप्लाई का साइन लगाना पड़ता है, मैथ में मल्टीप्लाई क्रॉस में होता है, और जावा में स्टार वाला साइन लगाता है। आप क्रॉस में लगा के आ जाओगे, गलत हो जाएगा, मल्टीप्लाई स्टार साइन होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर एक जावा एक्सप्रेशन दी गई है। अब ये जैसे 22/7 है, तो आप यहाँ पे लिखोगे 22/7, इसको ज्यादा ब्रैकेट में कर दो, और उसके बाद अब देखो यहाँ कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये इंटू आर, स्क्वायर तो लगाया नहीं जा सकता जावा में, तो उसके लिए इंटू इंटू करके लगाना पड़ेगा। तो बस हो गया ये 22/7 इंटू आर, बस ये जावा एक्सप्रेशन में करना। ये क्वेश्चन ऐसा है जो आएगा ही आएगा, कुछ भी फॉर्मूला मैथ वाला उठा के इसमें रख देंगे। हमेशा कोई भी ऐसा ईयर नहीं जिसमें आया ना हो। अरे ये जितने भी पेपर होंगे सब में आएगा। हाँ, अगर इसको स्क्वायर करना था तो यहां पर आप आर इंटू आर की जगह पर मैथ डॉट पाव r,2 ऐसे भी लिख सकते थे, बिल्कुल सही है। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन जो बिल्कुल फिक्स है, प्लस प्लस माइनस माइनस वाले ऑपरेटर के बिना पेपर ही नहीं बन सकता, जैसे कि हमने इसके लिए बोला जावा एक्सप्रेशन के बिना पेपर नहीं बनता है, ऐसे प्लस प्लस माइनस माइनस के बिना पेपर नहीं बनता है। तो ये आपको सॉल्व करना आना चाहिए, समझ रहे हो, इतना पढ़ाया गया था, ये आपको आना चाहिए। जिसको नहीं आता वीडियो देखे या हमसे कंसल्ट करे, जो भी डाउट है, मैं इसको खाली बता दे रहा हूं। ये देखो, जब ये नई चीज समझ लो, जब इक्वल साइन से पहले कोई ऑपरेटर लगा है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है, शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो आपको वैल्यू कहां रखनी है, यहां से स्टार्टिंग, यानी इक्वल साइन से पहले से वैल्यू रखना चालू कर दो सॉल्व करने के लिए। तो वैल्यू इसकी क्या है, 7 है, तो देखो यहां पर हो गया 7, तरीका समझो, प्लस, और इक्वल साइन की जगह पर गोल वाला ब्रैकेट खोलना कंपलसरी, सुनो ज्यादा, इक्वल साइन की जगह पर गोल वाला ब्रैकेट खोल देना। और उसके बाद ए की वैल्यू 7 थी, प्लस प्लस होकर कितनी हो जाएगी, लेकिन यहां पे पोस्ट हो रहा है, यानी कि 7 ही रहेगी, लेकिन प्लस प्लस होकर जो 8 हुई है वो अगले स्टेप पे जाएगी। पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं होती, ना प्री ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट, पोस्ट अगर है तो वैल्यू चेंज नहीं होती वहां पर। तो ये 7 नहीं रहेगा, लेकिन वैल्यू कितनी हो चुकी है, 8। तो आगे जब पहुंचेंगे तो इसको ये मिलेगा 8, सुनो, इसको मिलेगा 8।
अब ये प्लस प्लस कर रहा है प्री में, तो यानी तुरंत चेंज कर दे। हाँ, तो ये 9 हो जाएगा 8 से, फिर प्लस, अब 9 था तो 9 से प्री डिक्रीमेंट मतलब 8 कर दे, प्लस, और 8 से पोस्ट हो रहा है तो 8 ही बनाए रखे, क्योंकि पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं होनी है। अब इसको सॉल्व करो, पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद ये देखो कितना आया, 39 आ गया। प्री पोस्ट का याद रखना, पोस्ट में वैल्यू चेंज नहीं करना, और उसका चेंज मन में रखना, जिससे कि वो अगले स्टेप पे भेजा सके। जैसे कि इसका अगला स्टेप ये है, इसका अगला स्टेप ये है, इसका अगला स्टेप, और ये लेफ्ट टू राइट की ओर सॉल्व करेंगे हम लोग। उसके बाद ये क्वेश्चन आपको मिलना ही मिलना है, बहुत अच्छा पेपर बनता है, सब कुछ फ्री में होता है। ये कि कोई चीज इफ एल्स में लिखी है, उसको टर्नरी ऑपरेटर में कन्वर्ट करो। अब मैंने पढ़ाते समय ये सब पढ़ाया है, अगर किसी ने स्टार्टिंग से क्लास ली, और कोई चीज टर्नरी ऑपरेटर में, तो उसको इफ एल्स में कन्वर्ट करो। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, सिंटेक्स याद होना चाहिए। टर्नरी ऑपरेटर का सिंटेक्स, पहले कंडीशन, क्वेश्चन मार्क, ट्रू वैल्यू, कोलन साइन, फॉल्स वैल्यू। अब ये इफ एल्स में है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है उसमें, टर्नरी ऑपरेटर में, मैं आपको बता रहा हूं, पहले रिजल्ट वेरिएबल, फिर कंडीशन, अब जैसे जिसको ये सिंटेक्स बना पता है तो इसमें ढूंढ के अभी लिख देगा वो, फिर क्वेश्चन मार्क ट्रू में जो भी है, और कोलन साइन फॉल्स में जो भी है। अब जरा ढूंढो इसमें रिजल्ट वेरिएबल कौन सा है, तो आपने यहां लिखा कॉम इज इक्वल टू, ब्रैकेट के अंदर कंडीशन ढूंढो कौन सी है, सेल ग्रेटर देन 1200, और फिर सिंटेक्स के हिसाब से क्वेश्चन मार्क। अगर कंडीशन ट्रू होती तो ये वाला पार्ट आपका उसमें होना चाहिए, इक्वल साइन के बाद वाला, इक्वल साइन पूरा नहीं लेना है, सिर्फ इक्वल साइन के बाद वाला हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे क्या है, सेल मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 100, और फिर उसके बाद कोलन साइन में अगर कंडीशन फॉल्स होती तो कॉम में क्या स्टोर हो रहा है 50, तो यहाँ पर 50 लिख देंगे। ये लाइन आपको आना ही आना है, क्वेश्चन आना ही चाहिए, कंफर्म। तो ये हो गया आपका। उसके बाद देखिए बच्चों, यहाँ पे नेम द टाइप ऑफ एरर इन ईच केस। अब छूट गया क्या, अच्छा ठीक, आंसर द फॉलोइंग, ओके, नेम, अच्छा क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर छोटा छोटा अगर है तो लिख लेना चाहिए। यहाँ पे नेम द पैकेज दैट इज इन्वोक्ड बाय डिफॉल्ट, अपने आप कौन सा पैकेज है जो लोड हो जाता है, java.lang, बिल्कुल सही लिखा भी है, java.lang। उसके बाद नेम द, हाँ, नेम अ पैकेज दैट इज यूज्ड फॉर स्कैनर क्लास, तो java.util। उसके बाद नेम द टाइप ऑफ एरर, बच्चों याद रखना, बहुत जल्दी से हम बता रहे हैं, लिखते रहो, सुनना जरूरी है। एरर तीन तरीके की होती हैं, आपका सिंटेक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर, एक ही है, सिंटेक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर। यानी जब प्रोग्राम लिख लिया, प्रोग्राम को कंपाइल कराया, कुछ ना कुछ सेमीकोलन मिसिंग, कंपाउंड स्टेटमेंट मिसिंग, इस तरीके की बहुत सारी एरर आ जाती हैं। तो प्रोग्राम को कंपाइल करते समय जो एरर आती हैं वो सब सिंटेक्स एरर या कंपाइल टाइम एरर कही जाएंगी। फिर प्रोग्राम नो सिंटेक्स एरर मान लीजिए आ गया, प्रोग्राम रन होने लगा, अब आउटपुट विंडो खुल गई, सिचुएशन समझो, आउटपुट विंडो खुल गई, आउटपुट विंडो खुल गई, वहां पे इनपुट नेम, इनपुट एड्रेस, इनपुट ये इनपुट वो करवाया, और उसका जैसे आगे बढ़े प्रोसेस कराने के लिए, वैसे एरर आई, और आपका कंपाइलर जो आउटपुट विंडो पे था वो वापस प्रोग्राम पे आ गया और किसी लाइन पे एरर शो करने लगे, उसको कहते हैं रन टाइम। प्रोग्राम रन करते समय जो एरर आए वो रन टाइम एरर। तो मैंने एग्जांपल बता दिया, कंपाइल टाइम में जैसे सेमीकोलन मिसिंग, और कंपाउंड स्टेटमेंट मतलब करली ब्रैकेट खोला बंद नहीं किया, इस तरीके का कुछ, या आपने इफ खोला और इफ लगाया, और सॉरी एल्स लगा दिया कहीं, और इफ में सेमीकोलन लगा दिया, तो सेमीकोलन लगाने से वो इफ को इफ नहीं मानेगा, एक स्टेटमेंट मानेगा, तो कहेगा एल्स विदाउट इफ, एरर आएगी, एल्स है लेकिन वो इफ उसकी नहीं मिल रही है।
तो ये तो कंपाइल टाइम एरर हो गई। रन टाइम एरर में जब प्रोग्राम रन हो रहा होगा, अगर प्रोसेस में कहीं डिवाइडेड बाय 0 हो गया, 0 से डिवाइड हो रहा है, तो 0 तो डिवाइड होने ही नहीं चाहिए, तो तुरंत वो प्रोग्राम को वहीं पे स्टॉप कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। यानी कंपाइल टाइम एरर को आप कह सकते हो इट अकर्स ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है उस समय ये आती हैं एग्जाम्पल के रूप में, डिवाइडेड बाय 0 एरर, या जैसे उसमें क्वेश्चन में लिखा है एंटर अ नंबर और आपने दे दिया वहां पे नेम टाइप कर दिया, तो वहां पे स्टेटमेंट क्या लिखा है sc डॉट नेक्स्ट int, तो int में नेम कहां से स्टोर हो जाएगा, तो कहेगा नंबर फॉर्मेट एरर या इनपुट आउटपुट एरर, ऐसे करके दिखाएगा। तो प्रोग्राम रन होते समय जो एरर आती है वो आपकी कंपाइल टाइम एरर होती है। फिर तीसरा है लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर और लॉजिकल एरर। लॉजिकल एरर में बच्चों प्रोग्राम कंपाइल भी होगा, प्रोग्राम रन भी होगा और आउटपुट भी आएगा, लेकिन आउटपुट गलत आएगा, मतलब डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा। एग्जांपल के रूप में आपको प्रोग्राम दिया गया था वेब टू इनपुट टू नंबर एंड प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर, आपने प्रोग्राम बनाया और सम के लिए प्लस लगाते समय आपने लगा दिया माइनस, प्रोग्राम रन कराया, कोई एरर आएगी नहीं आएगी, आउटपुट आएगा आएगा। तो अगर आपने 3 माइनस 2 करना चाहा तो 3 माइनस सॉरी 5 माइनस 2 करना चाहा तो 3 आना चाहिए, 5 माइनस 2 3 आएगा, सॉरी प्लस करना था 5 प्लस 3 तो 8 आना चाहिए, लेकिन साइन तो माइनस लगा रखा है, तो क्या कर देगा 5 माइनस 2 3 दे देगा, तो आउटपुट गलत आएगा, डिजायर्ड आउटपुट नहीं आएगा, ये लॉजिकल एरर होती है। अब जरा यहां पे देखो, पहचानो सेमीकोलन मिसिंग कौन सा एरर है, कंपाइल टाइम एरर लिखो या सिंटेक्स, लेकिन कंपाइल टाइम ज्यादा अच्छा बजनी वर्ड है। उसके बाद डिवाइडेड बाय 0, हाँ प्रोग्राम रन होते समय बताता है ये, ठीक है। उसके बाद आगे आ जाओ, मैथ क्लास के फंक्शन पढ़ के जाना, बिना इसके भी पेपर नहीं बनता है। मैथ डॉट सील फ्लोर रेंट, उसकी पूरी कंप्लीट वीडियो है आपके पास, अवेलेबल है। अब आप आज पढ़ लो या अगले एग्जाम आएगा उसमें ट्राई करना, नंबर कम होते चले ही जाएंगे। ये एक ही बार पढ़नी है, समझनी है, और साल भर आपको ये काम आएगी, और 9th वाले बच्चों को 10th में भी काम आएगी, और 10th क्या 12th में भी काम आएगी। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है वो मैं बता दे रहा हूं, जैसे कि मैक्स फंक्शन क्या करता है, 2 नंबरों में लार्जेस्ट नंबर पता करता है, और एबीएस फंक्शन किसी माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पे मैथ डॉट मैक्स में -91 और -97, इसमें से कौन सा मैक्स है, जो 0 के पास में वैल्यू है वो बड़ी है माइनस में, और जो 0 से दूर वैल्यू है वो छोटी है। तो 0 से दूर कौन सा है 97 माइनस में, और 0 के पास कौन है 91 माइनस में, तो ये आपका मैक्स में 91 आ जाएगा। अब ये 91 किसको मिलेगा, -91 एबीएस को, और एबीएस का काम है माइनस वाली वैल्यू को प्लस में कन्वर्ट कर देना, तो ये सिर्फ 91 पी में आउटपुट आ जाएगा, 91 लिख देना। उसके बाद मैथ डॉट फ्लोर, तो ये सील फ्लोर रेंट राउंड, ये 4 फंक्शन एक ही जैसे हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर है, तो मैं हल्का सा यहाँ पे सील और फ्लोर बता दे रहा हूं क्योंकि यही ज्यादातर पूछा जाता है। तो अगर आपका मैथ डॉट सील है, मैथ डॉट सील, और इसमें आपने मान लीजिए 5.2 लिखा है, 5.2, तो इसका आउटपुट आ जाएगा बच्चों 6.0। सील क्या करता है, सील मतलब छत, और छत मतलब बढ़ी हुई वैल्यू। तो सील क्या करता है कि पॉइंट में कुछ भी लिखा हो, ध्यान से सुनना, पॉइंट में कुछ भी लिखा हो, पॉइंट से पहले वाले नंबर को 1 बढ़ा दे, राउंड ऑफ अलग चीज है, राउंड ऑफ के लिए फंक्शन है इसमें, पॉइंट में कुछ भी लिखा हो पॉइंट से पहले वाला 1 डिजिट बढ़ा दे, 5 है तो 6 कर दे 6, 7 कर दे 7, है तो 8 कर दे, ये सील का काम है। हाँ, सिर्फ 0 के केस में नो चेंज, 5.0 लिखोगे तो 5.0 ही आंसर आ जाएगा, नो चेंज। वो सील 5.0 के केस में सील फ्लोर रिंट कोई चेंज नहीं करता, बस ये भी ध्यान रखना। फिर उसके बाद अगर यहीं पर एग्जांपल हम ले लेते हैं सेम, और बस ये दे दिया माइनस में, तो माइनस में क्या करता है, नो चेंज। माइनस में जैसे ये पॉजिटिव वैल्यू में तो पॉइंट से पहले वाली इंटीजर पार्ट को बढ़ा देना है, और माइनस में नो चेंज, यानी कि आउटपुट में यहाँ पे ये आया था, यहाँ पे आउटपुट में -5.0,
कुछ भी हो, पॉइंट से पॉइंट के बाद वाली वैल्यू देखनी नहीं है तुमको, जीरो को खाली समझना है, जीरो को खाली समझना, अगर है तो ध्यान देना है, अदरवाइज देखनी नहीं है। उसके बाद अब यहां पे सील हो गया, अब फ्लोर, मैथ डॉट फ्लोर। अब यहां पे मान लीजिए 5.2 दिया है, तो ये आपका 5.0 दे देगा, 5.0। और यहीं पर अगर -5.2 दिया है तो ये -6.0 दे देगा, -6.0। अब फ्लोर का मतलब क्या होता है, जमीन, यानी वैल्यू घटाओ, सील मतलब वैल्यू बढ़ाओ, जमीन मतलब वैल्यू घटाओ। तो देखो यहां पर सील मतलब वैल्यू बढ़ाओ, तो 5 से 6 हो गई, पॉजिटिव के लिए पहले चला के देख रहे हैं। और फ्लोर मतलब वैल्यू घटाओ, तो 2 पॉइंट कुछ भी दिया हो, सॉरी 5 पॉइंट कुछ भी दिया हो, वो 5.0 ही कर देगा, सब पॉइंट वाली वैल्यू हटा के जीरो लगा देगा, बस इतना ही करता है। अब माइनस वाली वैल्यू में देखो, सील का मतलब माइनस वाली वैल्यू में आपका, देखो अब यहां पे एक रिलेशन बनाओ सील और फ्लोर के बीच में, माइनस पे ध्यान ना देना या ध्यान देना समझते हुए। देखो सील में जो माइनस वाली वैल्यू के साथ में वर्क करके आउटपुट आता है, वो फ्लोर में पॉजिटिव वैल्यू के साथ आउटपुट आता है। देखो यहाँ पे -5.2 था, तो ये -5.0 आया, और फ्लोर में 5.2 था, 5.0, तो 5.0 5.0 मैच कर रहा है, बस इसमें ये माइनस में था इसलिए माइनस लगा है। तो यानी कि स्टील की माइनस वाली वैल्यू का जो आउटपुट है, फ्लोर की प्लस वाली वैल्यू के आउटपुट से मैच करता है, सिर्फ माइनस साइन स्टील में बढ़ जाता है। सेम एज स्टील का जो प्लस वाला आउटपुट है, वो फ्लोर के माइनस वाले आउटपुट से मैच होता है, बस फ्लोर में माइनस वाला साइन लगा रहेगा। समझ लिया थोड़ा बहुत की बात है। तुमसे मेहनत हो नहीं रही, हम जानते हैं। फिर अब आउटपुट बता दो बच्चों, यहां पर फ्लोर क्या करेगा, यहां पर पॉजिटिव वैल्यू है 16.0 दे देगा। अब 16.0 किसको मिला, एसक्यूआरटी को, एसक्यूआरटी क्या करेगा, अरे एसक्यूआरटी है स्क्वायर रूट 4.0 लगाना। अच्छा बच्चों जीरो लगाना भूल गए, क्योंकि ये सब डबल वैल्यू देते हैं, तो आपका एलपीएस में आधा नंबर कटेगा ही कटेगा, इस पे जीरो लगाना अगर भूल गए। एलपीएस वाले तो जैसे एसकेडी या बहुत सारे स्कूल है वो इग्नोर भी कर देते हैं, अपने आप भी लगा देते हैं, लेकिन एलपीएस वाले तो क्वेश्चन ही काट देगा, वो थप्पड़ मारेंगे अभी। उसके बाद भैया तुम ही लोग नाम रोशन करोगे इसलिए मेहनत कर रहे हैं, वो काट लेंगे तुरंत। अब देखो बच्चों आउटपुट, यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 12 है, और यहाँ पे अब अच्छा 1 मिनट, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्या ये कुछ समझ पा रहे हैं जो स्क्रीन पे विजुअल हो रहा है, स्क्रीन ऐसी डल है थोड़ी सी, बताएं, नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो है हमारे पास, ओके बेटा। तो फिर मैं नहीं लिख रहा हूं, देखिए 25 12 था, अब एन में क्या है देखो, बोलो आउटपुट निकालो यार, 25 है, 25 26 से मैच हो रहा है, तो आप एल्स में चले जाओगे, एल्स में जाओगे ना। अब एल्स में एन में क्या था 25, स्क्वायर रूट निकल के 5.0, 5.0 प्रिंट कर दो, बस हो गया आउटपुट, और तुम गलत करके चले आओ। चलो ये वाला पेज हो गया है, अब मैं दूसरा पेज ले रहा हूं। हाँ जाओ 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 जाओ, वैसे वीडियो जरूर देख लेना, अभी हम लीव नहीं करवा रहे हैं, जो अपनी इच्छा छोड़ेगा वो जाए, क्योंकि ये स्पेशली एलपीएस वाले बच्चों के लिए तो हम ले ही रहे हैं क्लास। पढ़ नहीं रहा यार, चलो ठीक। ये तो डायरेक्ट प्रोग्रामिंग हो गई, कुछ पेपर छूट गया क्या, अच्छा ऊपर है, ठीक। देखो फाइंड द आउटपुट, स्विच केस पढ़ो, फॉल थ्रो कंडीशन स्विच केस में हमेशा पूछी जाती है, यानी ब्रेक ना लगाओ तो नीचे वाले केस ट्रू हो जाते हैं, ये फॉल थ्रो कंडीशन होती है। अगर किसी केस में ब्रेक ना लगे, ब्रेक लगा है तो वहीं पे
वर्क करके बाहर निकल जाएगा, अगर ब्रेक नहीं लगा तो नीचे जो केस है वो भी चल जाएंगे। ये आउटपुट हमेशा स्विच केस में पूछा जाता है। अब देखो यहां पर CH में 2 है बच्चों, अब स्विच 2 का मतलब केस 2 में जाए, स्विच 2 का मतलब केस 2 में, तो केस 2 में आए, ये प्रिंट हो जाएगा लैपटॉप। अब यहाँ पे ब्रेक नहीं है तो नीचे आ जाएगा केस 3 में, और यहाँ प्रिंट हो जाएगा बेटर देन डेस्कटॉप। गुड, बस इतने आउटपुट है। अगर यहाँ पे भी ब्रेक ना होता और नीचे डिफॉल्ट लिखा होता रॉन्ग चॉइस, तो डिफॉल्ट में भी जाकर रॉन्ग चॉइस प्रिंट कर देता है। हाँ हाँ, लैपटॉप। अच्छा, लाइन चेंज करने का ध्यान रखना हमेशा कि एलन लगा है तभी लाइन चेंज कर, बच्चों इंपॉर्टेंट चीज, एलन लगा है तभी लाइन चेंज करना, अदरवाइज ना करना। जैसे इसमें लैपटॉप लाइन चेंज करके बेटर देन डेस्कटॉप इस तरीके से आएगा, और अगर होता डिफॉल्ट में तो वो दिए। अब देखो क्वेश्चन देख लो जरा, ये क्वेश्चन आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वाला है, या गलती करके आओगे क्या कि पुराने रेट के हिसाब से करना है, नए रेट के हिसाब से करना है, टेबल वाला मेथड था, ये सब सर ने बताया था। लेकिन दूसरा इफ एल्स इफ क्या था, सीधे सीधे डिस्काउंट टैक्स निकालने वाला, सीधे मल्टीप्लाई करा दो परसेंटेज वाला, रिजल्ट आ जाता है। तो आप क्या करोगे, जो सिंपल वाला इफ एल्स इफ था उसका कोड इसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल वाले में लिख के आओगे, और इलेक्ट्रिसिटी वाला कोड था वो सिंपल वाले में लिख के आ जाओगे। तो ये गलती ना हो उसके लिए हम तुमको तरीका बता रहे हैं कैसे पहचानोगे। बच्चों कैसे पहचानोगे, तो देखो अगर नेक्स्ट कीवर्ड मिल जाए, नेक्स्ट कीवर्ड, तो इसका मतलब पुराने रेट के हिसाब से कैलकुलेट करना है, नया नए रेट के हिसाब से। एक बार मैं एग्जांपल में दिखाई दे रहा हूं, जैसे ये आपका क्या है, डिस्टेंस है, इनपुट डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम डी मान लेते हैं, हल्का सा आइडिया दे रहे हैं, डिस्टेंस को डी मान रहे हैं। तो इफ डी, और अप टू का मतलब लेस देन इक्वल टू होता है, डी इज लेस देन इक्वल टू 5 अगर है, तो यहाँ पे हमें निकालना क्या है, रेट निकालना है। तो रेट के लिए आर आर ले लिया, सपोज दैट आर इज इक्वल टू आपका डी इंटू 5, ये हो जाएगा। अब एलसिफ, अब यहीं पे हम आपको दिखाने वाले क्या गलती होगी, जितनी डिस्टेंस है उतना 5 से 5 क्या है, सॉरी 100 है, सॉरी 100 है, 100 है। तो ये क्या 100 रुपए का जो है, अच्छा एक मिनट, अब तो हाँ ठीक, यहाँ पे एक चीज और ध्यान देना है, ये गलती हो रही, यहाँ पे पर किलोमीटर नहीं लिखा है बच्चों, तो यहाँ पे सीधे सीधे 500 लिख दिया जाएगा, हमने देखा नहीं ना। अगर डिवाइड पर किलोमीटर नहीं लिखा है तो सीधे सीधे 5 किलोमीटर का 100 रुपए है। अब चाहे तुम 1 किलोमीटर जाओ चाहे 2 किलोमीटर जाओ, 100 रुपए पड़ेगा, ठीक है। लेकिन नीचे वाले में है चेंज। एलसीफ में अब नेक्स्ट 10 का मतलब 5 के ऊपर 10, तो 5 के ऊपर 10, 5 प्लस 10, तो डी इज लेस देन इक्वल टू 15। तो इसमें अब आपको शुरू होता है पुराने रेट के हिसाब से, नया नए रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, रेट इज इक्वल टू, पहले पुराना देखो क्या था, 100 रुपए फिक्स है, ये फिक्स वाला था। अगर पर किलोमीटर कुछ लिखा होता तो हम 5 इंटू 100 करते, 5 इंटू 100 करते, लेकिन ये 100 फिक्स है, प्लस और उसके बाद नया नए रेट के हिसाब से। तो ये नया क्या है, माइनस वाली कंडीशन बनानी पड़ेगी, माइनस कितना, ऊपर वाला माइनस कर दो 5 किलोमीटर, और इसका नया रेट क्या है 10 रुपीज। फिर एल्स इफ एक बार और दिखा देते हैं, एल्स इफ अब 15 तक हो चुका है, फिर से नेक्स्ट 10, 15 के ऊपर 10, जोड़ रहे हो लेकिन दिमाग नहीं लगा रहे हो कौन सा 15 था कौन सा 10 उसके ऊपर चढ़ गया, खाली जोड़ दे रहे हो, 15 प्लस 10 25, ऐसे ना करो बच्चों। तो यहां पर d इज लेस देन इक्वल टू 25 हो जाएगा। अब फिर देखो पुराने रेट के हिसाब से तो पहली कंडीशन में तो 100 रुपए फिक्स है, फिर प्लस नया नए रेट के हिसाब से, तो पहले पुराना ये भी है 10 इंटू 10, ये टेबल से ही देख के करना है, अपना दिमाग ना लगाना, 10 इंटू 10, हाँ ये स्टार वाला साइन। उसके बाद आप जैसे अपनी कंडीशन में आओगे तब समझ लो माइनस वाला बनना है, हम ये बना रहा है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस डी माइनस, अब ये देखो ये 5 किलोमीटर था और ये 10 किलोमीटर है, 5 10 15, यहां से देखो या ऊपर देख लो, जस्ट ऊपर वाली कंडीशन में लिखा होता है क्या माइनस करना है, तो -15 हो गया, और इनटू इसका रेट आपका 8 है, इस तरीके से करना है। ठीक है, समय कम है इसलिए हम इतना ही बताएंगे, लास्ट वाली कंडीशन अपने आप बना लोगे ना। उसके बाद देखो
स्विच केस, तो स्विच केस में क्या, सिर्फ स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर होते हैं, उसके बाद इनपुट होता है कुछ ना कुछ, उसके बाद मेनू बनाया जाता है, फिर चॉइस इनपुट होती है, फिर स्विच लगता है, और फिर केस स्विच का कर्ली ब्रैकेट खुला, केस 1 में जो कहा गया, केस 2 में जो कहा गया। वर्क करके प्रिंट करा दो, ब्रेक लगा के आगे बढ़ो, वर्क करके प्रिंट करा दो, ब्रेक लगा के आगे बढ़ो, लास्ट में डिफॉल्ट रॉन्ग चॉइस। तो देखो इसके हिसाब से हम हल्का सा कोड लिखने की कोशिश करें, क्योंकि अभी जो देख लोगे ना ये आपको याद रहेगा। यहां पर वो कह रहे हैं कि दो, यहाँ पे एक और चीज बता रहे, यहाँ पे चॉइस 1 है 2 है, इससे कुछ मतलब ही नहीं। तो दो चीज जो दी गई हैं उसमें अपने आप मानो कि चॉइस 1 में पहली वाली चीज, चॉइस 2 में दूसरी वाली चीज। तो यहाँ पे अगर हम करने की कोशिश करें तो वेरिएबल में ये सब आपका जो है टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो सब डबल में हो जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, गिवन टेम्परेचर फ्रॉम फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, वाइस वर्सा, इनकरेक्ट चॉइस, एप्रोप्रिएट मैसेज। तो यानी कि एक टेम्परेचर आपको इनपुट करना पड़ेगा, ठीक है, एक टेम्परेचर आपको इनपुट करना पड़ेगा। अगर चॉइस 1 है तो वो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस पे कन्वर्ट हो जाए, और चॉइस 2 है तो सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाए। तो यहाँ पे डबल में आप एक टी नाम का वेरिएबल ले लो, कोई दिक्कत नहीं, या हाँ टी नाम का वेरिएबल ले लो, और उसके बाद फ़ारेनहाइट के लिए एफ, और केल्विन के लिए सेल्सियस के लिए सी, ये दो वेरिएबल और ले लिए। और आईएनटी में क्योंकि चॉइस तो इंटीजर होती ना, तो आईएनटी में सी एच, उसके बाद टेम्परेचर एसओपीएलएन, एंटर टेम्परेचर, एंटर टेम्प, शॉर्टकट में लिख रहे हैं, आप टेम्परेचर लिखिएगा, और यहां पर T इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डबल, नेक्स्ट डबल। उसके बाद मेनू बनाओ, एसओपीएलएन 1 इज इक्वल टू, ये वाला लिख दो, फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, और एसओपी 2 इज इक्वल टू सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। उसके बाद एसओपीएलएन एंटर चॉइस, एंटर चॉइस, और सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट आईएनटी। अब यहां आईएनटी लगाओगे, नेक्स्ट आईएनटी, ठीक है। अब आप यहां पर स्विच केस लगा दो। स्विच केस क्या लगेगा, स्विच सी एच, स्विच, ये सेमीकोलन ना लगा देना, स्विच सी एच कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट हुआ केस 1, कोलन साइन लगाना ना भूलना, केस 1। अब इसमें क्या करना, ये वाला फॉर्मूला लगाना है, सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना सेल्सियस में। तो देखो इस फॉर्मूले कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, C इज इक्वल टू ए, जावा एक्सप्रेशन बनाओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, C इज इक्वल टू 5.0 अपॉन 9.0 इंटू, अब यहां पर ये F जो है, F फ़ारेनहाइट है ना, और टेम्परेचर तुमने किस में स्टोर कराया है, T में। ये गलती ना हो, फॉर्मूला देख के तुम F लिख दोगे, F तो कोई वेरिएबल ही नहीं लिया हमने, इनपुट जिसमें वैल्यू हो, हमने टेम्परेचर किस में इनपुट किया, T में, तो T को इस समय F मानो, कि T में जो टेम्परेचर है वो फ़ारेनहाइट में है। तो यहाँ पे जो लिखा है T माइनस 32, ये हो गया। और उसके बाद एसओपीएलएन प्रिंट भी कराना होता ना, तो टेम्प इन फ़ारेनहाइट प्लस T प्रिंट करा दिया, और ब्रेक, और फिर केस 2। अब इसमें आपका दूसरा फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू, तो F तो है ही तुम्हारे पास वेरिएबल, तो F इज इक्वल टू, और 1.8 इंटू, अब C को क्या मानोगे, T मानेंगे, टेम्परेचर T में है, अब इसे मैं मानो T में जो टेम्परेचर है वो सेल्सियस में था, तो T प्लस 32, और उसके बाद इसको भी प्रिंट करा दो, प्लस F, और यहां पे भी ब्रेक लग जाएगा, और उसके बाद डिफॉल्ट रॉन्ग चॉइस।
और फिर 3 कर्ली ब्रैकेट हमेशा बंद होंगे, पब्लिक स्विच केस, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन और क्लास। कोई क्वेश्चन किसी का, ये हो तब क्या करेंगे, वो हो तब क्या करेंगे, कुछ पूछना है? टी को पहले वाले में सी माना गया है और टी को पहले वाले में एफ माना गया, दूसरे वाले में सी माना गया है, समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखिए, ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। एक नेक्स्ट वाला था, उसमें पुराने रेट के हिसाब से, नया नए रेट के हिसाब से, और ये सिंपल वाला क्वेश्चन है। ऐसा ये तो इफ एल्सिफ भी नहीं है, ये तो सीधे सीधे टीएडीए चारे पीएफ वाला है। देखो क्या कर रहे हैं, राइट अ प्रोग्राम यूजिंग एम्प्लॉई क्लास एम्प्लॉई, अब एक्सेप्ट बेसिक पे, बेसिक पे मतलब बेसिक सैलरी इनपुट कराओ, तो आप बेसिक सैलरी बीपी लिख लीजिए या बीएस लिख लीजिए, डबल में दे दीजिएगा, सैलरी पॉइंट में हो सकती है ना, तो डबल में सैलरी ले लीजिएगा, एसोपिलेंट एंटर बेसिक सैलरी और बेसिक इज इक्वल टू एससी डॉट नेक्स्ट डबल, स्टोर हो गई, मौखिक बता रहे हैं थोड़ा सा। उसके बाद अब ये निकालना है, तो डीए नाम का एक वेरिएबल ले लेना, डीए, तो क्या लिखोगे, डीए इज इक्वल टू, और बेसिक को हम सैलरी मान रहे हैं, तो हमने लिखा बेसिक, कितना कह रहे हैं 30%, तो 30% का मतलब है 30/100 अपॉन 100, दोनों में आप 0.0 लगा दें तो हमेशा अच्छा रहेगा, क्योंकि इंटीजर इंटीजर डिवाइड करेगा तो इंटीजर में रिजल्ट दे देगा, हमें पॉइंट में चाहिए, इसलिए 30.0 100.0। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं, एचआरए, ये भी एक वेरिएबल आपने ले रखा होगा, एचआरए इज इक्वल टू बेसिक 15.0 अपॉन 100.0 और पीएफ इज इक्वल टू बेसिक इंटू 12.5 अपॉन 100, ठीक है, ये निकल आया। अब जरा देखो क्या कह रहे हैं ये, अब ये ग्रॉस सैलरी और नेट पे, ग्रॉस पे और नेट पे निकालना है, ये फॉर्मूला है अलग से, तो पहले तो ये आप परसेंटेज निकाल लो, उसके बाद ग्रॉस पे को मान लीजिए आपने जीपी मान लिया, जीपी, जीपी इज इक्वल टू कह रहे हैं बेसिक, तो बेसिक लिख दो, बेसिक नाम का वेरिएबल है ना आपका सैलरी के लिए, और फिर प्लस प्लस क्या कह रहे हैं, डियरनेस अलाउंस यानी डीए, तो बेसिक प्लस डीए प्लस एचआरए, इतना ही कहा ना। उसके बाद नेट पे तो एनपी ले लो, एनपी इज इक्वल टू जीपी, जीपी माइनस पीएफ, ठीक है ना, ये हो जाएगा, और बस फिर इसके बाद जीपी और एनपी प्रिंट करा दो, ओए जीपी और एनपी प्रिंट करा दो। अब चलो हम सारे सॉल्व नहीं करेंगे, खाली देख लेते हैं, कौन सा 7, enter 3 number and a character, find and display the sum of the number if given number is s, given character is s, and product of number if given character is p, और प्रोग्राम डिस्प्ले इनवैलिड मैसेज। तो इसमें क्या है बच्चा, नहीं जैसे ये पूछ रहे हैं ये देखो एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन को ध्यान करो, मतलब पढ़ो ढंग से, और फिर अपनी एजुकेशन जो आपने ली है उस पर ध्यान करो। जैसे ये कह रहा है कि 3 नंबर इनपुट करो, 3 नंबर इनपुट कराना आता है, फिर कह रहा है एक कैरेक्टर भी इनपुट करो, तो कैरेक्टर इनपुट करने की लाइन नहीं आती, बताओ सी एच इजक्वल टू क्या लिखोगी, कैर सी एच इजक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट, कैरेक्टर इनपुट करने की लाइन क्या है बताओ, पचास बच्चा नहीं जानता है, ये लाइन गलत करके आएगा, 2 नंबर कटेंगे इस लाइन के। तो 3 नंबर इनपुट कर लिए, फिर कैरेक्टर इनपुट कराने के लिए कैर सी एच इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट डॉट कैरेट 0, ये लाइन होती है सिंगल कैरेक्टर स्टोर कराने के लिए, स्टोर करा लिया, 3 नंबर स्टोर करा लिए और एक कैरेक्टर। उसके बाद देखो साफ साफ वो कह रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन था, कैरेक्टर अगर एस है तो तुमको इतना लिखने में क्या दिक्कत है, इफ सी एच इज इक्वल टू एस,
कैरेक्टर हमेशा सिंगल कोट्स में लिखा जाता है, ये चीज ध्यान रखनी है। तो अगर ऐसा है तो क्या कर दें, अरे क्या पढ़ो यार, फाइंड एंड डिस्प्ले द सम ऑफ, तो 3 नंबर है उनका सम करना है, तो यहाँ पे सम इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये 3 नंबर थे, यहीं पे प्रिंट करा देना, यहीं पे कर्ली ब्रैकेट खोल लो, एक से अधिक लाइन हो रही तो कर्ली ब्रैकेट खोलना जरूरी है, तो यहीं पे SOPLN यहाँ पे सम को प्रिंट करा दिया और इसको बंद कर दिया। फिर उसके बाद एलसिफ, एक से अधिक कंडीशन होती है तो एलसिफ लगाते हैं, और वो कह रहे हैं कि CH इक्वल टू क्या हो, P, तो उसमें क्या करना है, क्या कह रहे हैं, प्रोडक्ट, तो P इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी, तो बिना पढ़े आप अगर करोगे तो दिक्कत आएगी आएगी, और यहाँ मैसेज देकर P प्रिंट करा दो, क्या दिक्कत है इसमें बताओ, ये करना था, हिम्मत जरूरी है। आप अगर ये मान के वहां पे गए एग्जाम में कि हम सब कर लेंगे, हमें नहीं आता होगा तब भी कर लेंगे, जहां पे 15 नंबर का क्वेश्चन है हम इतना तो करके आएंगे कि हमको 10 नंबर तो मिल ही जाएंगे, 5 नंबर ज्यादा ज्यादा काट लेंगे, हमें नहीं आता होगा तब भी हम कर लेंगे। अगर ये अंदर से ओवर कॉन्फिडेंस लेके जाओगे तो कॉन्फिडेंस के हिसाब से आपका 10 नहीं 8 नंबर तो मिल ही जाएंगे, इतना सोच सोच के करके आओगे, क्योंकि आपको मालूम है ये वो वाली बात तुम्हारे लिए काम करेगी, ये वो वाली बात कि ऐसे एक बॉडी बिल्डर आदमी खड़ा है और वो तुम्हारे थप्पड़ मारे, कुछ नहीं करोगे, भैया क्यों मारा, सुनो तो, लिसन, कोई बॉडी बिल्डर आदमी तुमको एक थप्पड़ मार दे तो बस, अरे यार हमको बोल लेने दो भाई, तो कहोगे भैया क्यों मार दिया, और सॉरी भैया कोई गलती हो गई हो माफ कर दीजिएगा, इतने कह के निकल लोगे, क्योंकि वो एक और लगा देगा। लेकिन अगर वहीं पे सेंटिमेंट चेंज, अगर वो आपके पापा साथ में खड़े उनको कुछ कह दे बदतमीजी, तो फिर तुम सीधे क्या करोगे, गुम्मे उठा के उसका वो बॉडी वॉडी थोड़ी देखोगे उस समय, ये चीज, तो सेंटिमेंट, तो बस अब अपने आप भगवान सहारे और अपने सहारे और हमारे सहारे पढ़ो जाकर, तो सेंटिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है बच्चों, आज की क्लास यहीं तक रहेगी, और बहुत अच्छा लगा आज की क्लास में, ऐसे हम तो चाहते पेपर सॉल्व करवाएं, बड़ा मजा आता है। ठीक है, ओके बच्चों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ बेटा,